Hey guys, I'm CA Manish Bhakchandani and welcome back to my channel, The Traveling CA. If you guys are benefiting from my videos, please like them, share it with your friends and do not forget to subscribe to my channel. So let's begin with the class. Let's continue with some more basic accounting concepts. Basic accounting concepts इतना जल्दी अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे concepts देखने अपन को, right? So next है हमारा materiality principle. Materiality principle क्या बोलता है? Any item or event which can influence the decision of a user of financial statements is material, is significant. Material का मतलब important हो गया, मतलब significant हो गया, मतलब ऐसा कोई भी आइटम को तुम ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, ठीक है? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कर सके, वो मटेरियल होता है. मतलब आज अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैंने उनके अकाउंट्स पढ़े और मुझे ऐसा कुछ दिख गया जिससे मैं मेक और ब्रेक डिसीजन लूँगा कि मेरे को इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मतलब वो ट्रांजैक्शन या इवेंट मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आइदर आई इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस और नॉट, इतना इम्पैक्ट कर सकता है, तो वो आइटम मटेरियल हो जाएगा, वो आइटम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इज़ डिपेंडेंट ऑन मटेरियलिटी प्रिंसिपल. ठीक है, सो हमें ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ मटेरियल होती है, राइट? सो ऐसे ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स जो एक यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर दें, वो ट्रांजैक्शंस, वो इवेंट्स मटेरियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, नाउ अपन देखते हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं या ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जो मटेरियल होते हैं. ठीक है, नाउ देखो ये सब्जेक्टिव है. ठीक है, मटेरियलिटी सब्जेक्टिव है. एक ही चीज़ किसी बिजनेस के लिए मटेरियल हो सकती है और वही चीज़ दूसरे बिजनेस के लिए नॉन मटेरियल हो सकती है. तो अपन देखते हैं उसको. सो मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट एंड नेचर. ठीक है, सो लेट्स से कि किसी बिजनेस ने 2.5 लाख स्पेंड किए किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में. ठीक है, अब ये चीज़ मटेरियल है कि नहीं बताओ मुझे. तुम डिसीजन ले ही नहीं सकते जब तक मैं तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट ना दूं. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि एक बिजनेस जिसका टर्नओवर मतलब सेल्स ही 10 लाख रुपए का था, उसने 2.5 लाख रुपए किसी बिल्डिंग पे खर्चा कर दिया, तो क्या वो उसके लिए मटेरियल है? ऑब्वियसली है, बिकॉज उसके रेवेन्यू का 25% पैसा तो वो किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? बट वहीं पर एक बिजनेस था जिसका 25 करोड़ का टर्नओवर था. ठीक है, वो 2.5 लाख रुपए किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या वो उसके लिए मटेरियल है? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 0.1% पैसा उस बिल्डिंग में लगा रहा है. दूसरा बिजनेस 25% पैसा उस बिल्डिंग में लगा रहा था. सो 0.1% और 25%, 0.1% वर्सेस 25% में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है. तो जिस बिजनेस के लिए वो एक्सपेंडिचर 25% का है, उसके लिए वो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो ट्रांजैक्शन मटेरियल है. बट वो बिजनेस जिसके लिए वो चिंदी से ट्रांजैक्शन है, 0.1% ही कंस्टिट्यूट करता है, उसके लिए वो मटेरियल नहीं है. ठीक है, सो मटेरियलिटी सब्जेक्टिव है. एक ही ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस के लिए नॉन मटेरियल है और किसी के लिए मटेरियल है. ठीक है, मटेरियलिटी नेचर पे भी डिपेंड करती है. ठीक है, लेट्स से कि तुम्हारे गोडाउन में आग लग गई. ठीक है, सो वो एक एक्सीडेंट है, उसका नेचर नॉर्मल बिजनेस से बहुत अलग है. ठीक है, सो वो क्या दिखाता है कि तुम सेफ्टी नॉर्म्स इतना अच्छे से फॉलो नहीं करते हो. ठीक है, सो कुछ ट्रांजैक्शंस भले ही अब उस आग लगने में तुम्हें नुकसान ही नहीं हुआ, लेट्स से कि तुम्हें सिर्फ 1000 रुपये का नुकसान हुआ, 1000 रुपये का तुम्हारा स्टॉक जल गया. ठीक है, सो भले ही उसका अमाउंट बहुत छोटा है, बट उस ट्रांजैक्शन, उस इवेंट का नेचर ऐसा है कि वो इम्पॉर्टेंट अपने आप बन जाता है. ठीक है, अगर तुम्हारे गोडाउन में आग लग रही है तो वो दिखा रहा है कि तुम सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे हो प्रॉपर्ली, राइट? सो उस इवेंट का नेचर ऐसा है कि वो
अपने आप में मटेरियल हो जाता है, ठीक है, भले ही उसका अमाउंट सिग्निफिकेंट हो या ना हो। एम आई राइट ऑन दिस पार्ट? ठीक है, तो मटेरियलिटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? एक तो अमाउंट कि 2.5 लाख एक ही बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता। और दूसरा हो गया हमारा नेचर। नेचर में हमारे लिए अमाउंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो इवेंट है उसका सिवियरिटी देखना है, ठीक है, वहाँ पर पैसे से रिलेशन नहीं है हमारा, राइट। सो एम आई करेक्ट ऑन दिस पार्ट? क्या मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्लियर है आप लोग को कि ऐसा आइटम, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन या इवेंट हमने अभी देखा था गोडाउन में आग लगना, जो डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कर दे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। आज लेट्स से कि मेरे को देखना है कि मेरे को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, और मैंने देखा कि उसके पिछले साल ही आग लगी गोडाउन में, ठीक है, तो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा कि यार ये लोग ना सेफ्टी नॉर्म्स ढंग से नहीं फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में आग वापस लग जाए और इस बार इनको बड़ा नुकसान हो जाए, इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि बिजनेस ही ठप होने पे आ जाए, ठीक है। सो मेरा डिसीजन मेकिंग मेक और ब्रेक पे चला गया, ये इवेंट से मेरा डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो गया, इसलिए ये इवेंट मटेरियल हो जाता है अपने आप में, ठीक है। आई होप ये वाला प्रिंसिपल क्लियर हो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारे इवेंट्स या तुम्हारी ट्रांजैक्शंस मटेरियल हैं, उसके बारे में तुम्हें ए से लेके जेड तक सारी इंफॉर्मेशन देनी है, फुल डिस्क्लोज करना है, ठीक है, ताकि जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, उसके पास सारा डेटा हो कि वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सके कि यार मेरे को इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी आइटम या इवेंट तुम्हारा मटेरियल है, उसके बारे में तुम्हें ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, उसका तुम्हें फुल डिस्क्लोजर करना है ताकि यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, राइट। सो आई होप ये वाला प्रिंसिपल भी क्लियर हो एकदम। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अब मुझे पता है तुम्हारी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है, तुम्हें कुछ भी आया नहीं होगा समझ में, राइट, तो मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि तुम्हें जो भी फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं तुम उनको आज ही रिकग्नाइज कर लो अपनी बुक्स में, ठीक है, बट तुम्हें जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं तुम उनको आज रिकग्नाइज नहीं करोगे, ठीक है। एंटिसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट, मतलब तुम फ्यूचर के प्रॉफिट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम उसको आज मत रिकॉर्ड करो, लेकिन जो तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं तुम उनको आज ही रिकॉर्ड कर लोगे। ये अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं और इसका लॉजिक भी समझते हैं कि ये प्रिंसिपल ऐसा बोलता क्यों है, अकाउंट्स में हमें ऐसा बोलना क्यों पड़ता है। सो लेट्स से कि हम, ये हमारा ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 21 और ये है हमारा 31 मार्च 22। ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 पे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। नाउ मैं बोलता हूँ कि मैंने ना अराउंड 1 फेब 21 को एक क्रेडिट सेल्स की थी, मतलब मैंने उधारी पे माल बेचा था, ठीक है। उस उधारी का माल, उस उधारी का पैसा मुझे मिलने वाला था लेट्स से 1 जून को, 1 जून 21 को मुझे उसका पैसा मिलने वाला था। अब देखो ये दो अलग अकाउंटिंग ईयर्स है ना, दिस इज़ FY21, मैंने फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, एंड दिस इज FY22 फाइनेंशियल ईयर 22, ठीक है। सो ये दो सेपरेट फाइनेंशियल ईयर्स हैं, समझ में आ रही है बात। अब मैंने सेल्स की है इस फाइनेंशियल ईयर में, पैसा मुझे मिलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि लेट्स से ऑन 1 मार्च मेरे को पता चलता है कि जिसको मैंने माल बेचा था, जिस डेटर को मैंने माल बेचा था, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, तो उसका बिजनेस ही खत्म हो गया, ठीक है, उसका सारा स्टॉक जल गया, उसको बहुत नुकसान हो गया, सो उसका बिजनेस खत्म हो गया। नाउ आई नो ऑन दिस डेट, ऑन 1 मार्च को ही मुझे पता है कि ना मेरे को 1 जून को जो पैसा मिलने वाला था ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो डेटर था उसका बिजनेस बंद हो गया, उसके बिजनेस में एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गई, ठीक है। नाउ दैट आई नो ऑन 1 मार्च कि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, तो मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में लॉस होने वाला है,
ठीक है, मुझे इसी साल में पता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर में नुकसान होने वाला है, ठीक है। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि तुम्हें जो नेक्स्ट ईयर में नुकसान होने वाला है और तुम्हें पता है कि वो होने वाला है, उसको तुम इसी साल में रिकॉर्ड कर लो अगर तुम्हें पता चल गया कि होने वाला है नेक्स्ट ईयर में। समझ में आ रही बात? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि बिजनेस में कुशन बन जाए। जब मेरे को 1 जून को पैसा नहीं मिलेगा और मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड करने जाऊंगा, तो मैं हो सकता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा मुझे 1 जून को पैसा मिलेगा, वो जब पैसा आएगा तो मैं अपने कुछ एक्सपेंसेस पे ऑफ कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? बट अगर तुमने पहले से ही उस लॉस को रिकग्नाइज कर लिया, उस लॉस को बुक कर लिया, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब तुम्हें पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर जाके जब तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा ना, तो बिजनेस को झटका नहीं लगेगा। बट अगर तुम ये लॉस रिकग्नाइज नहीं करते या तुम ये एंटिसिपेट नहीं करते कि मुझे लॉस होने वाला है, एक्सपेक्ट नहीं करते कि लॉस होने वाला है, तो तुम क्या बोलते यार कि मेरे को तो 1 जून को पैसा मिलने वाला है, उस पैसे से मैं कुछ अपने एक्सपेंसेस पे ऑफ कर दूंगा। और जब वो पैसा तुम्हें नहीं मिलता तो तुम हड़बड़ा जाते, ठीक है। तुम्हारे बिजनेस को एक हिट लग जाएगी, अरे यार अब मैं कहाँ से पैसा लाऊं, मेरा क्रेडिटर मुझसे पैसा मांग रहा है, अब मैं उसको कैसे पैसे दूं, बैंक से मैंने लोन ले रखा था, बैंक मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं उसको लोन पैसे कैसे पे करूं, ठीक है। तो अगर तुमने ऑलरेडी अपने लॉसेस रिकग्नाइज कर लिए हैं और लॉसेस फोर्सी कर लिए हैं, तो ऐसी दुविधा में बिजनेस कभी नहीं पड़ेगा। बिजनेस के पास एक क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो लॉस वाला पार्ट क्लियर है ना। अब अपन आते हैं प्रॉफिट्स वाले पार्ट पे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम्हें जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं ना फ्यूचर में, तुम उसको मत आज रिकग्नाइज कर लो। मतलब अब तुम मेरे को बोलोगे कि सर हम लॉसेस अगर आगे देख रहे हैं उनको आज रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनको इसी साल में रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो अगर हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स दिख रहे हैं तो हम उसको भी आज रिकग्नाइज करने चाहिए। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मेरे को 1 जून के लिए एक ऑर्डर आ गया 1 फेब को ही, ठीक है। मैं ये 1 मार्च वाली डेट हटा देता हूं। लेट्स से कि मेरे को ना एक एडवांस में ऑर्डर आ गया, ठीक है। हुआ क्या कि 1 जून को मेरे को कुछ गुड्स डिलीवर करने हैं, उसका मुझे ऑर्डर आ गया 1 फेब को, ठीक है। उन्होंने मुझे पैसे भी पे कर दिए, ठीक है। सो नाउ आई नो कि मैं 1 जून को जब गुड्स डिलीवर करूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से मुझे यहाँ पे 10% ही पैसा मिला, 90% पैसा यहाँ मिलेगा, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ जाके प्रॉफिट होने वाला है कुछ, ठीक है। इसी साल में FY21 में ही मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर मुझे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर कि जब आपको पता था कि यहाँ पर लॉस होने वाला है तब तो आपने इधर ही लॉस रिकग्नाइज कर लिया, बट आपको पता है कि यहाँ पे गेन होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, तो भी आप यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ी हुई और यहाँ पर जाके लेट्स से कि कहीं पे ऑर्डर कैंसिल हो गया और लाइक मेरी वो सेल्स हो नहीं रही है, ठीक है, तो बिजनेस के तो लग जाएंगे ना, क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, उससे तुम कुछ एक्सपेंसेस पे ऑफ करोगे, बट अब वो तुम्हें पैसा मिल नहीं रहा तो तुम वो एक्सपेंसेस पे ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो इसलिए फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं वो फ्यूचर में ही रहने दो, इस साल में रिकग्नाइज मत करो, क्योंकि फ्यूचर में गड़बड़ी हुई तो बिजनेस को हिट लग सकता है, ठीक है। बट फ्यूचर में अगर लॉस है तो उसको आज ही रिकग्नाइज कर दो, क्योंकि तुम कुशन बना रहे हो, ठीक है। देखो, प्रॉफिट्स अगर तुम एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो बिजनेस को नुकसान हो सकता है, ठीक है, बट तुम अगर नुकसान ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, करके चल रहे हो, तो नुकसान थोड़ना होगा बिजनेस को, ठीक है। सो यू आर ऑन अ सेफर साइड। तो अकाउंट्स बोलता है कि बिजनेस को तुम्हें बचा के चलना है, ठीक है, इसलिए लॉसेस को तुम फोर्सी कर लो, आज रिकग्नाइज कर लो, बट प्रॉफिट्स को आज मत रिकग्नाइज करो, ठीक है। सो आई होप कि लाइक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बहुत काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, प्रोविजंस और ये सब, उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तुम्हें नहीं समझा तो वापस रिपीट करके देखो वीडियो, बट समझो, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नाउ ये जो प्रिंसिपल है ना, ये मैं डेलिबरेटली इंटेंशनली नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, बिकॉज एक डेप्रीसिएशन करके चैप्टर आएगा जहाँ पर ये बहुत डिटेल में कवर होगा, ठीक है। अभी इसको कवर करने का कोई सेंस नहीं बनता। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल।
रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बताता है कि हमें हमारा रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है, हमारी जो सेल्स हुई हैं उसको कब बुक करना है, मतलब किस ईयर में बुक करना है। ठीक है, अभी समझो मेरी बात। तुम्हें जो अपन ने सेल्स का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे पैसा यहाँ पे मिल गया था, ठीक है, तुम्हें ऑर्डर यहाँ पर मिल गया था, बट तुमने गुड्स यहाँ पर डिलीवर किए कस्टमर को। ठीक है, सो अब तुम्हारे दिमाग में एक डिलेमा आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए यार कि ऑर्डर यहाँ पर मिल गया बट गुड्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आधे आधी चीज़ें हो रही है, तो अब मैं रेवेन्यू किधर रिकग्नाइज करूँ, मतलब मैं सेल्स कौन से ईयर में बुक करूँ, मैं सेल्स इस ईयर में बुक करूँ या मैं सेल्स इस ईयर में बुक करूँ, है ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। सो ये जो क्वेश्चन है ये रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्लियर करता है। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि तुम्हें अपनी सेल्स बुक करनी है, रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है उस साल में जिस साल में तुम गुड्स के लीगल राइट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? लीगल राइट्स मतलब तुम गुड्स को दूसरों के हवाले कर रहे हो, अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर रहे हो, अब उन पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसको यही एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमें ऑर्डर यहाँ पर मिल गया था, ठीक है, बट हमने गुड्स की डिलीवरी इस डेट पे दी है। ठीक है, हमने गुड्स हमारे गोडाउन से इस डेट को निकाले हैं, मतलब इससे पहले गुड्स मेरे थे। ठीक है, मैंने अभी तक लीगल राइट्स गुड्स पे ट्रांसफ़र नहीं किए थे, मैंने लीगल राइट्स 1 जून को गुड्स पे ट्रांसफ़र किए, तो हमारी सेल्स जो है वो इस दिन की बुक होनी चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बोलता है कि सेल्स इस दिन की बुक होनी चाहिए, तो वो हम जो सेल कर रहे हैं वो इस ईयर में आएगी, इस ईयर में नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात? नाउ रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, ये प्रिंसिपल अक्रूवल कॉन्सेप्ट में भी बेस बनाता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का भी एक बेस बनाता है, और अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज़ द बैकबोन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तुम जितनी भी अकाउंट्स करोगे वो अक्रूवल बेसिस पे चलेगी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस समझने के लिए रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेल्स उस साल में बुक होगी जिस साल में तुम गुड्स के लीगल राइट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें ऑर्डर इस साल में मिल गया, दैट डजंट से उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंट क्या है कि तुम कब गुड्स पे लीगल राइट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, सो ये प्रिंसिपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए हम इतने ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।